नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए प्लानिंग शुरू, ग्राम स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आगामी सीजन को देखते हुए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अभी से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने ex-situ प्रबंधन हेतु वर्तमान प्रौद्योगिकियों के लिए अलावा नई प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है और इस साल भी पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए अभी से कार्य योजना तैयार की जाए। इसके लिए ग्राम स्तर पर सभी कमेटियां बनाई जाएंगी ताकि जमीनी स्तर पर पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा सके और किसानों को भी पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जा सके। संजीव कौशल ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में बायोमास एनर्जी प्लांट, एथेनॉल प्लांट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को और अधिक व्यवहार्य बनाने और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए सहकारी चीनी मिलों की लागत का अध्ययन करवाया जाए ताकि अधिक मात्रा में पराली की खपत को बढ़ावा मिल सके। आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता का बड़ा बयान, कहा निकाय चुनाव में करेंगे बीजेपी जेजेपी का सफाया, पार्टी सिंबल पर लड़ेगी स्थानीय निकाय चुनाव। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत को आम आदमी की हरियाणा इकाई ने प्रत्येक विधानसभा के लगभग सभी जिलों में ढोल नगाड़े व मिठाई वितरण के साथ विजय यात्रा निकालकर जश्न मनाया। इस विजय यात्रा का नेतृत्व पार्टी के हरियाणा सह प्रभारी व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि पंजाब की यह प्रचंड जीत दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के विकास मॉडल की जीत है, जिन्होंने दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, महिला सुरक्षा, पानी व बिजली जैसी सुविधाओं में सुधार कर डाला है। पंजाब के लोगों ने केजरीवाल की नीतियों से प्रेरित होकर आप पार्टी का पूरे प्रदेश में परचम लहराया है। पहले पार्टियां धर्म की राजनीति करती थी। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि अब हमारा मिशन हरियाणा है, जिस पर आज से ही सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को एक मिशन के तहत कार्य करना होगा। मालूम हो कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 92 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी ने राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है। वहीं आपकी इस आंधी में सूबे की राजनीति के कई दिग्गजों को हार का मुंह देखना पड़ा। हरियाणा के प्रदेश भर में विजय यात्रा को हर उम्र के लोगों ने अपना सहयोग दिया। स्थानीय लोगों ने डॉक्टर सुशील गुप्ता से मिलने पर उनको इस बार हरियाणा के निगम और परिषद के चुनाव में भी भारी बहुमत से विजय बनाने का आशीर्वाद दिया। CBSE एग्जाम 26 अप्रैल से, तैयारी के लिए समय मिलेगा, पेपर पढ़ने के लिए अलग से मिलेंगे 15 मिनट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से प्रारंभ होंगी। पिछले साल CBSE ने घोषणा की थी कि 2022 के लिए बोर्ड परीक्षा 2 टर्म में आयोजित की जाएगी। CBSE टर्म 1 की परीक्षाएं पहले ही आयोजित की जा चुकी है, जबकि टर्म 2 की परीक्षाएं दोनों कक्षाओं के लिए 26 अप्रैल से शुरू हो रही है। बोर्ड ने टर्म 2 परीक्षा के लिए डेट शीट जारी करते हुए शुक्रवार को कहा कि उसने दोनों परीक्षाओं के बीच काफी अंतर दिया है, यह ध्यान में रखते हुए कि स्कूल महामारी के कारण बंद थे। CBSE बोर्ड ने यह भी कहा कि डेट शीट तैयार करते समय JEE मेन सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है। ये डेट शीट लगभग 35,000 विषय संयोजकों से बचकर तैयार की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक छात्र की कोई भी 2 परीक्षा एक साथ एक तिथि पर न हो। HBSC हरियाणा बोर्ड ने जारी की प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीख 4 मई से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी शिवमपाठी तथा मुक्त विद्यालय पूर्ण विषय रीअपियर परीक्षा मार्च 2022 हेतु परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन 4 मई से 9 मई 2022 तक होगा। इस आशय की जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह ने संयुक्त रूप से जारी एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक शिवमपाठी तथा मुक्त विद्यालय पूर्ण विषय रीअपियर परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 4 मई से 9 मई 2022 तक लिखित परीक्षा के बाद उन्हीं विद्यालयों में प्रातः 9 बजे से लेकर 2 बजे तक संचालित करवाई जाएंगी, जहां परीक्षार्थी लिखित परीक्षा देंगे। प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षकों व ऑब्जर्वरों की नियुक्तियां बोर्ड कार्यालय द्वारा की जाएगी। वहीं विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली कक्षा 11वीं की 1 अप्रैल को होने वाली रसायन विज्ञान, लेखांकन, लोक प्रशासन की परीक्षा 5 अप्रैल को तथा 5 अप्रैल को होने वाली ललित कला सभी विकल्प की परीक्षा 1 अप्रैल को संचालित करवाई जाएगी। ज्ञातव्य है कि 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 17 मार्च से प्रारंभ होकर 13 अप्रैल 2022 तक चलेंगी। शेष परीक्षाओं की तिथियां यथावत रहेंगी।
खुशखबरी, इस बार गर्मी में नहीं सताएगी बिजली, पावर स्टेशनों की बढ़ाई जाएगी क्षमता। हरियाणा में आने वाले गर्मी के सीजन को लेकर हरियाणा बिजली निगम के आला अफसरों ने अभी से कोयले की आपूर्ति, बिजली आपूर्ति सुचारू रखने, सभी पावर स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ मेंटेनेंस और चुनौतीपूर्ण मौसम में कामकाज को लेकर अभी से शुरुआत कर दी है। इस संबंध में हरियाणा बिजली निगम के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने गर्मी के सीजन को लेकर अधिकारियों के साथ 2 मैराथन मीटिंग लेकर साफ कर दिया है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई और बिजली की आपूर्ति डिमांड के हिसाब से हर सूरत में पूरी की जाए। पिछले सीजन में मई जून की गर्मी और पीक डिमांड के दौरान की गई आपूर्ति से ज्यादा बिजली इस बार प्रदेश के लिए उपलब्ध रहेगी। आंकड़ों पर गौर करें तो 2021-22 तक 220 सब स्टेशन जनवरी तक तैयार किए गए हैं। इसमें 11,220 केवीए के नए इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा 13 केवीए के 36 सब स्टेशनों में सुधार कर उनकी क्षमता बढ़ाई गई है। उधर दक्षिण हरियाणा की बात करें तो बिजली वितरण निगम ने भी 33 केवीए के 17 नए सब स्टेशन स्थापित किए हैं। इसके अलावा 8 की क्षमता बढ़ाने का काम किया गया है। इसी तरह से 43 नए स्थापित किए गए हैं और 17 पुरानों की क्षमता बढ़ाने व सुधार का काम किया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर पीठ स्थापित की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि सिखों के नवम गुरु हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 3 अप्रैल को पानीपत में एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस 1 दिवसीय कार्यक्रम में पानीपत में दरबार साहिब की प्रतिकृति भी स्थापित की जाएगी। इसमें हरियाणा व पंजाब के सिख श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है। समारोह का उद्देश्य श्री गुरु तेग बहादुर जी के सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के संदेश को प्रचारित करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक पीठ स्थापित करने की भी घोषणा की। इस पीठ के माध्यम से श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर शोध कार्य किए जाएंगे, जिससे उनकी जीवनी को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा और समाज विशेषकर युवाओं के साथ साझा किया जा सकेगा। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं 16 मार्च से आरंभ। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की यूजी डीडीई सेमेस्टर स्कीम की बीए व बीकॉम प्रथम सेमेस्टर फ्रेश जुलाई 2021 साइकिल तथा जुलाई 2020 की केवल रीअपियर की तथा तीसरे सेमेस्टर डीडीई फ्रेश जुलाई 2020 साइकिल की परीक्षाएं 16 मार्च से प्रारंभ होंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु ने बताया कि उपरोक्त परीक्षाओं की डेटशीट वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। वहीं रोल नंबर भी जल्द ही MDU वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। वहीं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन दूसरे वर्ष की केवल रीअपियर की परीक्षाएं 21 और 22 मार्च को आयोजित की जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु ने बताया कि उपरोक्त परीक्षाओं की डेटशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पॉली हाउस, नेट हाउस, वॉक इन टनल व प्लास्टिक टनल पर अनुदान के लिए हरियाणा सरकार ने निकाली स्कीम और किसान कैसे कर सकते हैं आवेदन, ये सभी इस जानकारी में। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि किसान उद्यान विभाग के माध्यम से सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। किसान भाई उद्यान विभाग के माध्यम से शुरू किए गए खुशहाल बागवानी पोर्टल हॉट हरियाणा schemes.in पर आवेदन कर विभाग की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। विभाग की विभिन्न योजनाओं पर किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है। विभाग की विभिन्न योजनाओं पर किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि किसान सरकार द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही पॉली हाउस, नेट हाउस, वॉक इन टनल तथा प्लास्टिक टनल आदि योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। सरकार द्वारा इन योजनाओं का क्रियान्वयन किसानों की समृद्धि के लिए किया जा रहा है। पॉली हाउस के लिए अधिकतम अनुदान राशि 1 एकड़ के लिए IHD योजना के तहत 18,98,000 से लेकर 40,30,000 रूपए प्रति एकड़ तथा SC/ST स्कीम के तहत 26,28,000 रूपए से लेकर 55,80,000 रूपए प्रति एकड़ अनुदान सीमा निर्धारित की गई है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई अपने जिला के उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सूरजकुंड मेला 19 मार्च से जम्मू कश्मीर थीम राज्य तो वहीं उज्बेकिस्तान सहयोगी देश होगा, तैयारियां शुरू। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि आगामी 19 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित किए जाने वाले 35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 के दौरान जम्मू कश्मीर थीम राज्य होगा तो वहीं उज्बेकिस्तान फॉरेन पार्टनर होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले की सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित करें ताकि मेले में आने वाले आगंतुकों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न उठानी पड़े। आगंतुकों की सुविधा के लिए बेहतर यातायात और पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पार्किंग क्षेत्रों से मेला प्रवेश द्वार तक मुफ्त परिवहन सेवा की योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि तुगलकाबाद से मेट्रो स्टेशन, सूरजकुंड सेक्टर 21 राउंड अबाउट तथा पुराना किला शूटिंग रेंज, सूरजकुंड राउंड अबाउट बदरपुर तक बसें चलाई जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सूरजकुंड की तरफ से आने वाली सभी सड़कें समय से बना ली जाएं और साफ सफाई की व्यवस्था भी बेहतर ढंग से की जाए। देश एवं विदेश से आने वाले पर्यटक पेटीएम के माध्यम से ऑनलाइन पार्किंग की बुकिंग की जाएगी ताकि उन्होंने मेला में आते ही पार्किंग का प्रबंधन उचित ढंग से हो सके। मेले का समय दोपहर बाद 12:30 बजे से 9:30 बजे तक रहेगा,
जबकि शनिवार एवं रविवार अवकाश के दिन यह प्रातः 11 बजे से रात 9:30 बजे तक रहेगा। दिव्यांग व वृद्धजनों की सुविधा के लिए व्हील चेयर व अन्य सहायक उपकरणों को मेले में व्यवस्था की जाएगी। मेला में भागीदारी करने के लिए अभी तक 30 देशों ने सहमति दे दी है। पिछली बार आयोजित किए गए मेला में करीब 12 लाख पर्यटक पहुंचे थे, तो वहीं कारीगरों ने 1200 स्टॉल लगाई थी। इस बार और अधिक पर्यटक आने की उम्मीद है। मौसम की जानकारी। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मार्च का महीना जारी है। इस बीच भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने वाला है। जहां उत्तर भारत में तापमान में बढ़ोतरी होगी, तो वहीं मध्य और दक्षिण भारत में बारिश और गर्मी की भविष्यवाणी कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर भारत में तेज धूप के साथ मौसम साफ रहेगा। अगले एक सप्ताह तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में गर्मी का असर बढ़ेगा, तो वहीं पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का दौर रहेगा। साथ ही मौसम कई जगहों पर साफ रहने का भी अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने पहले ही इस साल भीषण गर्मी की भविष्यवाणी की हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान की बात की जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के कुछ हिस्सों और पूर्वी राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 8 से 12 मार्च तक राज्य के सभी हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पंजाब में फैल हुआ चढ़ोनी का फार्मूला, सियासी जमीन की तलाश में संगठन भी गंवाया। करनाल, अंबाला और कुरुक्षेत्र में बिखरी यूनियन। पंजाब में सियासी जमीन की तलाश में भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी हरियाणा में ही अपने संगठन की मजबूती गंवा बैठे। पंजाब चुनाव में हिस्सा लेने के फैसले से उनकी यूनियन बिखर गई है। नाराज पदाधिकारियों ने न केवल उनका संगठन छोड़ा, बल्कि उनके सामने ही अंबाला, करनाल और उनके गृह जिले कुरुक्षेत्र में नया संगठन खड़ा कर दिया है। अंबाला में नई यूनियन तैयार हो गई है, करनाल में इसकी तैयारी चल रही है। इसके साथ ही अधिकतर जिलों में संगठन के पदाधिकारी ही किसान आंदोलन में एकत्र चंदे को लेकर चढ़ोनी पर निशाना साध रहे हैं। किसान आंदोलन से पहले चढ़ोनी के संगठन का प्रभाव कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और कैथल तक सीमित था। पिछले साल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ गुरनाम सिंह चढ़ोनी एक बड़े किसान नेता के रूप में उभरे थे। कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में चढ़ोनी के आक्रामक रवैये के चलते प्रदेश और पंजाब के किसानों ने उनको हाथों हाथ लिया। खासकर जीटी रोड के जिलों में उनके संगठन को मजबूती मिली। किसान आंदोलन में मिले अपार जन समर्थन को देखते हुए चढ़ोनी ने पंजाब चुनाव में ताल ठोकी, लेकिन हरियाणा की तरह ही यहाँ पर भी उनका फार्मूला फेल हो गया। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल के संगठन के साथ गठजोड़ के बावजूद उनका कोई भी उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सका। चढ़ोनी पार्टी के सभी सदस्यों को पंजाब की जनता ने नकार दिया है। अंबाला में भी चढ़ोनी यूनियन के पदाधिकारियों सुखविंदर सिंह, जय सिंह, दिलबाग सिंह, छत्रपाल आदि ने इस्तीफा देकर भाकियू यानी भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह संगठन का गठन कर लिया है। इसी प्रकार इस्माइलाबाद के सुखविंदर, चम्मू समेत अन्य कार्यकर्ता यूनियन छोड़ चुके हैं। इनके जाने से चढ़ोनी की यूनियन कई संगठनों में बंट गई है। हरियाणा के वोकेशनल टीचर्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया मानदेय। हरियाणा में वोकेशनल टीचर्स को मानदेय में 7,259 रुपए की बढ़ोतरी का तोहफा मिला है। अब हर महीने उन्हें 23,241 रुपए की बजाय 30,500 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा अगले साल से हर वर्ष 5% की वेतन वृद्धि भी मिलेगी। शुक्रवार को इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। बढ़ा हुआ मानदेय इस साल 1 जनवरी से लागू होगा। फैसले से 2094 वोकेशनल टीचर्स को फायदा मिलेगा। हरियाणा वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन की ओर से 59 दिन तक धरना दिए जाने के बाद विगत 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसे अब अमली जामा पहना दिया गया है। वर्तमान में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद में निजी कंपनियों के तहत काम कर रहे वोकेशनल टीचर्स को ठेकेदारी प्रथा से भी मुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा रोजगार कौशल निगम में स्पेशल कैटेगरी बनाकर वोकेशनल टीचर्स के पद पर नामांकन किया जाएगा। वाहन चालकों की जेब होगी ढीली, हरियाणा में यहां शुरू हुआ एक और टोल, देना होगा इतना टैक्स। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 334B पर बना टोल प्लाजा शुक्रवार से शुरू हो गया है, जिससे इस मार्ग पर सफर करने वालों को टोल देकर यहां से गुजरना पड़ रहा है। मेरठ से वाया खरखोदा होते हुए लोहारू तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 334B का निर्माण कार्य सोनीपत क्षेत्र में पूरा होने के साथ ही इस पर जरोठी मोड़ के पास बनाए गए टोल प्लाजा शुरू कर दिया गया है। अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग रेट तय किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के तहत जरोठी टोल प्लाजा के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र के वाहन चालकों को टोल फीस से छूट दी गई है, जबकि 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर व्यावसायिक वाहन चालक 285 रुपए का मासिक पास बनवा सकते हैं। अन्य वाहन चालकों को टोल राशि देनी होगी। अन्य वाहनों में कार, जीप व लाइट व्हीकल के लिए 65 रुपए, लाइट व्यावसायिक व्हीकल के लिए 110 रुपए, बस व ट्रक के लिए 225 रुपए, व्यावसायिक वाहन 245, भारी वाहन 335 रुपए व ओवरसाइज वाहन के लिए 430 रुपए टोल फीस लगाई गई है। 5 किलोमीटर के दायरे को ही फ्री करने को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति की है और इस दायरे को बढ़ाने की मांग की जा रही है।
हार पर G23 नेताओं की मीटिंग। 5 राज्यों में कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस के बाद आजाद के घर पहुंचे सिब्बल तिवारी, नए अध्यक्ष बनाने की रखी मांग। पंजाब में सत्ता गंवाने और यूपी, उत्तराखंड, गोवा में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस के भीतर G23 गुट के नेता फिर से एक्टिव हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के घर पर इन नेताओं की बैठक चल रही है, जिसमें आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल सहित कई नेता मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सभी नेताओं ने जल्द से जल्द नए अध्यक्ष बनाने की मांग की है। इससे पहले CWC मेंबर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस की हार से मेरा दिल रोता है। वहीं सांसद शशि थरूर ने मांग की है कि जल्द से कांग्रेस के भीतर संगठन में बदलाव हो। थरूर ने कहा कि एक बात बिल्कुल साफ है, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो बदलाव से नहीं बच सकते। थरूर ने आगे कहा कि जो लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विश्वास करते हैं, वे सभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के परफॉर्मेंस से बेहद आहत हैं। वहीं कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि यूपी में प्रियंका गांधी 209 रैली और रोड शो कर चुकी हैं। राहुल गांधी भी हाथरस में दलित परिवार के यहाँ गए थे, लेकिन परिणाम में कुछ नहीं मिला। दरअसल लोग हम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को इस पर काम करना होगा। आप सिर्फ बहाना नहीं बना सकते हैं। इस साल के सितंबर महीने में 87वें कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है। 1 अप्रैल से नामांकन के साथ ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में G23 के नेता फिर से एक्टिव हो गए हैं। माना जा रहा है कि अध्यक्ष को लेकर गांधी परिवार पर दबाव बढ़ सकता है। वर्ल्ड मीडिया रिएक्शन। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, मोदी के संभावित उत्तराधिकारी योगी फिर जीते। तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया बोला, 2024 के चुनाव नतीजों की झलक मिल गई है। भारत में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की खबरें सरहद पार भी सुर्खियां बटोर रही हैं। हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और नेपाल के अलावा अमेरिकी मीडिया भी इन नतीजों को कवरेज दे रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान, इस अखबार ने अपनी वेबसाइट में लिखा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ जीत के मायने बेहद अहम है। अगर गौर से देखें तो ये पता लगता है कि भारत की जनता का मूड क्या है। ये भी कहा जा सकता है कि अगले जनरल इलेक्शन के नतीजों का अंदाजा लगाना अब आसान हो गया है। वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार द डॉन ने लिखा, देश के सबसे बड़े राज्य में मोदी की पार्टी की सबसे बड़ी जीत। इसे कई तरह से देखा जा सकता है, लेकिन इससे कोई दो राय नहीं है कि नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन की झलक और नतीजों का अंदाजा देते हैं। वहीं अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत के सबसे बड़े राज्य में मोदी की पार्टी सत्ता में बरकरार रहेगी। मोदी की जीत इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि 30 साल से ज्यादा वक्त बाद कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस जीत से योगी आदित्यनाथ और मजबूत होंगे। उन्हें मोदी का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है। योगी एक कट्टरपंथी हिंदू संत हैं। वहीं BBC ब्रिटेन के मुताबिक मोदी और भाजपा ने उत्तर प्रदेश के 30 साल के इस मिथक को तोड़ दिया कि वहां कोई भी पार्टी दूसरी बार सरकार नहीं बना पाती। खुला सिर और भगवा पहनने वाले संत से सियासतदान बने योगी अब दूसरी बार सरकार चलाएंगे। वहीं काठमांडू पोस्ट नेपाल के इस अंग्रेजी अखबार ने उत्तर प्रदेश से ज्यादा तवज्जो पंजाब के नतीजों को दी। इसने अपनी वेबसाइट पर लिखा, अब दिल्ली मॉडल पर चलने के लिए पंजाब तैयार है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ये दिखा दिया है कि छोटी पार्टियां अगर ईमानदारी से काम करें तो बड़े स्तर पर जीत दर्ज कर सकती हैं। दिल्ली में 2 बार सरकार बनाने के बाद अब केजरीवाल संवेदनशील पंजाब की कमान संभालेंगे। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।